दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी कि नेशनल लेवल पे ये लड़ाई सबसे पहले क्रिश्चियन ने उठाई। उनको भी सिविल कास्ट का दर्जा नहीं है, हिंदुओं को है, सिखों को है, बौद्ध समाज के लोगों को है, लेकिन क्रिश्चियन और मुसलमानों को नहीं। क्रिश्चियन लोगों ने बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, उनकी लड़ाई चल रही है, लेकिन मुसलमानों में जो बेदारी ऑफ लेट आई और हम लोगों ने भी पिटीशन दाखिल किया। और आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि आप ही के समाज के एक बहुत ही बुजुर्ग लीडर हाजी हसनुद्दीन धुलिया से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर रखा। और जब मैं किताब लिख रहा था तो मुझे नहीं पता था कि हाजी हसनुद्दीन कौन है, उन्होंने कहां पे पिटीशन किया है। किताब लिखने के क्रम में जब मैंने उनका काम पढ़ा, गूगल किया, लोगों से पूछा, सुप्रीम कोर्ट में मैंने फोन किया, तब पता चला कि वो धुलिया कराने वाले हैं। और धुलिया में 2002 से लेकर के 2004 तक 2 साल में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट पे था। उस वक्त हाजी हसनुद्दीन को नहीं पहचान पाया, लेकिन 2012-13 में जब मैंने किताब लिखना शुरू किया, उस वक्त हाजी हसनुद्दीन के बारे में पढ़ा और उनको पुणे बुलाया। और पुणे में प्रोफेसर शकील साहब भी उनके साथ आए थे और हमारी मीटिंग हुई थी। बहरहाल ये हमारी लड़ाई जारी है और मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इस सब्जेक्ट के बारे में और डीप जानकारी हासिल कीजिए और इस लड़ाई को और शिद्दत से और ग्रेविटी से और सीरियसनेस के साथ इस चीज को लड़ाई लड़िए और सरकार से कहिए कि हम फाटिक है, हिंदू में भी फाटिक है, उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा है, हमको शेड्यूल कास्ट का दर्जा क्यों नहीं। अगर आपने शेड्यूल कास्ट का दर्जा हासिल किया तो मुझे फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं ओबीसी में आता हूं, मैं अंसारी हूं, मुझे फायदा नहीं होगा, फायदा आपको होगा। कितने फायदे होंगे? 3 फायदे होंगे। जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा, एडमिशन में रिजर्वेशन मिलेगा और पॉलिटिक्स में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यानी आपके कुछ लोग ऐसे ही चुन करके लोकसभा में और विधानसभा में आ जाएंगे। तो इसकी लड़ाई बिल्कुल मेहनत के साथ और सीरियसनेस के साथ इसको करते हैं। दोस्तों, एजुकेशन पे आते हैं। डिनायल एंड डेप्रिवेशन जब मैंने लिखना शुरू किया तो आपको जो मुस्लिम कौम है, खाटी कौम के बारे में वहां पे कोई डेटा नहीं है। इंटर जो कास्ट जो डेटा है, यानी कास्ट वाइज डेटा वहां पे नहीं है, मुसलमानों का डेटा मौजूद है। 2011 के सेंसस के मुताबिक मुसलमानों में लिटरेसी रेट 68% है और नेशनल लेवल 73% है और हिंदुओं का लिटरेसी रेट लगभग 76% है। जैन का लिटरेसी रेट 98% है। सिखों का लिटरेसी रेट लगभग 85% है और आपका लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से कम है, यानी 73% नेशनल एवरेज है और आपका कितना है? 68% आपका नेशनल एवरेज है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो गरीबी की वजह से, मुझे नहीं लगता कि गरीबी की वजह से ड्रॉप आउट होता है, आप में इंटरेस्ट की वजह से और गार्जियन में जो है बच्चों को पढ़ाने का जो जज्बा नहीं होने की वजह से ड्रॉप आउट होता है। शार्प ड्रॉप आउट होता है आप लोगों में 7वां से लेकर के 10वां, 11वीं और 12वीं में। आप में अगर खोजा जाए तो IIT और IIM में बहुत रेयर इंजीनियर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स बहुत कम मिलेंगे, टेक्निकल ग्रेजुएट्स कम मिलेंगे, ग्रेजुएट्स कम मिलेंगे और जो प्रीमियम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेज है वहां की आपका तनासुब बिल्कुल कम है। आबादी में आप 14.2% है, लेकिन IIT में आपको पता है रिप्रेजेंटेशन कितना है? 1.25% है, 1.25%। जो कौम आबादी में 14% है और IIT और IIM में कितना है? 1.25% से लेकर 1.5% तक है। तो इन सारे जो हालात है, ये हालात आपके लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर यू। आज जो भी कौमें तरक्की कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ तालीम के सहारे तरक्की कर रही है।
इसीलिए ये कहा जाता है कि कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। और कुव्वत फिक्र वो अमल यानी फिक्र करने की कुव्वत और अमल करने की कुव्वत ये कहां से हासिल होती है? ये तालीम से हासिल होती है। और जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, आप में कुव्वत फिक्र नहीं आएगा, कुव्वत अमल नहीं आएगा। यानी पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ एक्शन, ये आप उस वक्त तक नहीं आएगा जब आप तालीम हासिल नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, इतने सारे जो आपके सामने हालात हैं, किसी ने कहा है कि माना कि अंधेरा है घना, माना कि अंधेरा है घना, किसने कहा दिया जलाना है मना। आप कभी घर में बैठ करके आप गौर व फिक्र कीजिए कि मुसलमानों में इतनी नाआमदगी, इतना नॉन एजुकेशन क्यों है? आप गांव में चले जाइए, गांव में स्कूल है, तो वहां के हिंदुओं के बच्चे तो अनपढ़ नहीं रहते, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। मराठी स्कूल क्यों ना, वहां पे अपने बच्चों को भेजते हैं। आप भी अपने बच्चों को वहां पे भेजिए, आपका बच्चा मराठी पढ़ेगा, उनके साथ उठेगा बैठेगा, वहां का कल्चर सीखेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये जो कल्चर चल रहा है, आईटी बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्टेट बोर्ड के बच्चे जितने मेहनत करते हैं और जितने ऊंचे पदों पर जाते हैं, इन बोर्ड के बच्चे कभी नहीं जाते। मैं खुद बिहार स्टेट बोर्ड से हूं, और जो लोग आईटी स्कूलों में पढ़ाते हैं टीचर, जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में जो टीचर पढ़ाते हैं, उनका कहना है कि हमारे बच्चे ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उनमें मेहनत करने की काबिलियत नहीं रहती है। और स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनमें काबिलियत होती है। तो मेरा यह कहना है कि आप बैठ करके पहले सोचिए कि हमारे कौम की हालत इतनी खराब क्यों है, और खराब इसलिए है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज देखिए थोड़ी बेदारी आई है, हमारे यहां भी मजदूर के बच्चे, ऑटो चलाने वाले बच्चे, ऑटो रिक्शा चलाने वालों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, मजदूरी करने वालों जो है उनके बच्चे, उनमें बेदारी आई है और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, नई तालीम देना चाहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिन में 3 बार आप खाना खाते हैं, 2 बार खाना खाइए, 1 बार खाना को कट कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। आज आप देख रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़ रहे हैं, बाकी कौमें आगे बढ़ रही हैं, बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पीछे छूटते जा रहे हैं। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि हम एजुकेशन में एकदम पीछे। तो आज काम करके जाइए यहां से कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएंगे, चाहे हमको किसी भी तरह की मशक्कत से गुजरना पड़े, किसी भी तकलीफ से हमको गुजरना पड़े। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे फादर किसान थे, और कोई बड़े किसान नहीं थे, मार्जिनल फार्मर थे, यानी थोड़ी खेती की, थोड़ी मजदूरी की, और घर के हालात अच्छे नहीं थे। और वहां से मैं पढ़ करके आपके सामने खड़ा हूं कि आज का लड़का आईआईटी में पहुंचता है और आईआईटी से यूपीएससी क्रैक करता है और आईपीएस बन करके आपके महाराष्ट्र में सर्व करता है और आपके सामने खड़ा होता है। बच्चों, आप टारगेट बनाइए, कोई भी चीज बिना टारगेट के हासिल नहीं होता। आप अभी से टारगेट बनाइए कि मुझे 100 किलोमीटर चलना है। आप 100 किलोमीटर ठीक है नहीं चलेंगे, 50 किलोमीटर तो चलेंगे, 40 किलोमीटर तो चलेंगे, 25 किलोमीटर तो चलेंगे। उन लोगों से तो बेहतर है जो घर के अंदर बैठे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है आप यूपीएससी का टारगेट लीजिए, आप आईएएस और आईपीएस बनना अपना टारगेट बनाइए। आप अगर मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आप रेडिएशन में एमएस करना टारगेट बनाइए। अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में पीएचडी टारगेट अपना बनाइए।
हो सकता है कि उस टारगेट का आप नहीं पहुंचे, कम से कम ब्रिटेन तो जरूर हो जाएगा। हो सकता है कि आप रेडिएशन में एमएस नहीं करें या बड़े बड़े जो कोर्सेज है उसमें एमएस नहीं करें, लेकिन एक सादा एमबीबीएस तो जरूर बन जाएंगे। हो सकता है कि आप यूपीएससी करके आईएएस और आईपीएस नहीं बने, लेकिन कम से कम एमपीएससी के जरिए आप एक तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर तो आप जरूर बन जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों, जब भी टारगेट बनाओ, बड़ा टारगेट बनाओ, छोटा टारगेट की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? आप बताओ कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूं। आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? मैं मेडिकल में एमएस करके अमेरिका जाना चाहता हूं। आपसे कोई पूछे तो आप क्या टारगेट बताएंगे? मैं इंजीनियरिंग में पीएचडी करके मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं। आपसे कोई टारगेट पूछे तो आप क्या बोलेंगे? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। आपसे कोई पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप कहिए कि मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूं। आपसे कोई पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप कहिए कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता हूं। आपसे कोई पूछे आप क्या बनना चाहते हैं, आप बोलिए कि मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए बनना चाहता हूं। आपको बता दूं कि एक बार उत्तर प्रदेश में गया था और वहां पे एक लड़के से मैं मिला, तो उनसे पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैं उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं। टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, और टारगेट अगर 100% अचीव नहीं हुआ, 90% अचीव हुआ, 70% अचीव हुआ, 50% अचीव हुआ, तब भी आपने बहुत ज्यादा अचीव कर दिया। एक बात और मैं कहना चाहता हूं बच्चों, जब हम पढ़ाई करते थे आज से 30 साल पहले, तो हमारे वक्त में कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था। हम आईआईटी, जेईई, नीट, इसके बारे में हम किससे पढ़ते थे? या तो फॉर्म में जो जानकारी दी गई रहती थी उससे पढ़ते थे, या जो ऑलरेडी तैयारी करते थे उससे मिलकर हम सीखते थे। आज इतने लोग नीट की तैयारी करते हैं, इतने लोग जेईई की तैयारी करते हैं, इतने सारे लोग एमपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि आप शहर में कई लोग मिल जाएंगे जहां पे इतने मजमे में कैरियर गाइडेंस लेने के बजाय मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं 2 साल से 1 साल से, आप उनसे मिलिए, 1 घंटा उनसे बहस कीजिए, उनसे सवाल पूछिए सिलेबस के बारे में, सवालों के बारे में, अटेम्प्ट के बारे में, वो कैसे मेहनत करते हैं, मेहनत के बारे में, कैसे रिजल्ट आते हैं उसके बारे में। और वो जो जानकारी होगी वो बिल्कुल सटीक जानकारी है। और अगर वहां भी नहीं जाना है तो इंटरनेट की सारी चीजें मौजूद है, आप क्लिक कीजिए, गूगल कीजिए, आपको नीट के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। आप गूगल कीजिए, जेईई के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यूपीएससी एग्जाम क्लिक कीजिए, यूपीएससी के एग्जाम, अटेम्प्ट, मार्क्स, सब्जेक्ट, कितने एज तक दे सकते हैं, कितना रिजर्वेशन है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे लिखी गई हैं। इसको आकर के हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी चीज बिना मेहनत और बिना लगन के हासिल नहीं होती। ये देखिए, मेहनत और लगन क्यों कहा जाता है? ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लगन आपको ड्राइव करता है, खींचता है, और मेहनत जो है एक्चुअल आपको लेबल करवाता है। कोई भी चीज बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। जैसे हमारे पहले एक स्पीकर ने कहा कि अगर कोई चीज बिना मेहनत के हासिल होती है वो छोटी होती है, टिकाऊ नहीं होती है। आप यहां से निकलिए और एक ठेले से आप सब्जी फल रखिए और बेचना शुरू कर दीजिए। शुरू करने में कितना दिन लगेगा? 1 दिन लगेगा। लेकिन अगर आप कोई स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, आपको बिजनेस मॉड्यूल सीखने पड़ेंगे, और इसमें 2 से 3 साल आपको लगेगा।
कहने का मतलब है कि ठेला चलाने के लिए 1 दिन, लेकिन बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए 3 साल। और बड़े बड़े लोगों ने कहा है बच्चों कि दुनिया की कोई भी टारगेट हो, एनी टारगेट, पूरा दुनिया को गोल घूम जाना हो, एवरेस्ट पे चढ़ जाना हो, नीट क्रैक करना हो, यूपीएससी में जाना हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, 1000 दिन से ज्यादा किसी भी टारगेट में नहीं करता है। 1000 दिन कितना हुआ? 1000 दिन 3 साल से भी कम का वक्त। 3 साल हम पकड़ लेते हैं। आप अगर 3 साल अगर आपने अपने लग्जरी को अपने त्याग किया है, बिजनेस को त्याग किया, 3 साल आप अपने मोबाइल को आपने साइड में रख दिया, 3 साल आपने शादियों में जाना रोक दिया, 3 साल आपने पिक्चर्स देखना बंद कर दिया, 3 साल आपने तफरीह करना बंद कर दिया और मेहनत शुरू कर दी, तो कोई भी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि टारगेट वही होता है जो हमेशा सामने होता है। टारगेट किसको कहते हैं? जैसे हम जब प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने बोर्ड दिया जाता है, हमारा टारगेट होता है। टारगेट तो हमारा होता है, उसके पीछे की जमीन, उसके पीछे का गांव हमारा टारगेट नहीं होता। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस क्लास में हैं वही आपका टारगेट है। अगर आप 10th में हैं तो समझ लो ये मेरा टारगेट है, यहां पे मेरे 90% से ज्यादा नंबर आने चाहिए। अगर आप 12th में चले गए तो आपका टारगेट है मेरा कि यहां पे 90% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। वहां से अगर निकलते हैं, नीट के कोचिंग एग्जाम में एडमिशन लेते हैं, आपका टारगेट है कि हमारा नीट में कम से कम 600 मार्क्स आना चाहिए। जेईई में जाते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 2000 रैंक के नीचे, यानी 1 रैंक से लेकर के 2000 तक हमको रैंक आना चाहिए। ये ऐसे टारगेट सेटिंग होता है। अब कोई लड़का 5वीं में और उसको बोलोगे तुमको नीट करना है, पॉसिबल नहीं है। उसको सिखाओ कि बेटा 5वीं में तुम क्लास में फर्स्ट आओ, ये उसका टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट हमेशा जो सामने होता है उसको कहा जाता है, उसमें अच्छा कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करिए। अगर एक स्टेप पे है और 5 स्टेप आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, आप गिर जाएंगे। लेकिन एक स्टेप चलने के बाद अपने पैर को मजबूत कीजिए, फिर दूसरे स्टेप को उठाइए, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। आखिर में मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि हम जब पढ़ते थे तो हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, हम 2nd जनरेशन में हैं। आपके माँ बाप इस 2nd जनरेशन में, उनके माँ बाप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने तकलीफें उठाई, आपके माँ बाप को थोड़ी पढ़ाई की, थोड़ा उन्होंने खड़ा किया, टीचर बनाया, कुछ क्लर्क बनाए, कुछ चपरासी बनाए, छोटे छोटे बिजनेस उन्होंने सिखाए, और आप अब 3rd जनरेशन में। आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत की। आप देखे होंगे कि आपके दादा दादी की खिदमत करते थे, करते हैं, अभी भी करते होंगे, और आपको भी देखभाल करते हैं, आपकी पढ़ाई की खर्च उठाते हैं, आपको प्यार मोहब्बत से रखते हैं और आपकी पढ़ाई की पूरा खर्च उठाते हैं। यानी ऐसे जनरेशन में है कि अपने माँ बाप की देखभाल करते हैं और आपका भी देखभाल करते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है आप जो बोझ आपके माँ बाप के सर पे है, उस बोझ को आप अपने सर पे लीजिए, उनका कहना मानिए, उनके दिल में जो है मेरा बेटा ये बनेगा, उनके दिल के अरमान को पूरा कीजिए, उनके दिल को मत तोड़िए, वक्त इधर उधर जाया मत कीजिए, उनका कहना मानिए। मेहनत की, मैं अपने माँ बाप से एक बात नहीं काटता हूं, मेरा बेटा या मेरी बेटी क्यों मेरी बात नहीं मानते हैं। कई लोग हार्ट अटैक का शिकार होते हैं, शुगर है के मरीज हैं, तरह तरह की तकलीफों में मुब्तला रहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप की बात को मानिए, उनके अरमान को पूरा कीजिए, और उन्होंने जो आपसे ख्वाहिश बना रखी है दिल के अंदर कि मेरा बेटा यूपीएससी करेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, आप उसको करके दिखाइए। आप देखिएगा कि आपके माँ बाप सबसे ज्यादा खुश होंगे।
जलन करेगा, आपकी बहन आपसे जलन करेगी, आपका खुद की ब्लड रिलेशन में जो भाई और बहन है, आपका कजन आपसे जलेगा, आपका पड़ोसी आपसे जलेगा, आपका दोस्त आपसे जलेगा। लेकिन माँ और बाप ये दो फिगर ऐसे हैं, बच्चों फिर से मैं कहना चाहता हूं, माँ और बाप ये दो फिगर ऐसे हैं कि आपकी कामयाबी से वो जितने खुश होंगे और कोई खुश नहीं होगा, और वो खुशी तो होगी बिना जलन और बिना हसद की होगी। और दुनिया में माँ और बाप ऐसे दो फिगर हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी हमसे बड़ा बने। अगर हम कैरियर गाइडेंस करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आदमी बड़ा बने लेकिन हमसे बड़ा नहीं। आपको बात समझ में आ रही है? आपका कजन, आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका क्लासमेट, आपका बैचमेट ये चाहेंगे कि आप कामयाब हो लेकिन उनसे ज्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, माँ और बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरा बेटी हमसे बड़ा बने। तो आप उसके दिल के अरमान को पूरा कीजिए और उन्होंने जो उम्मीदें, जो अरमान आपसे पाल रखी हैं उनको पूरा कीजिए। और उसको पूरा करने का एक ही तरीका है, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया, 1000 दिन अपने आप को बिल्कुल सौंप दो अपने टारगेट के लिए। 1000 दिन कुर्बान करो, मेहनत करो, लगन के साथ मेहनत करो, इबादत करो, अल्लाह पाक की नमाज पढ़ो। अपने डायरेक्शन को बनाए रखने के लिए नमाज जरूरी है। इन सारी चीजों को आप पूरा करो, लेकिन अपने टारगेट को आप अचीव करो। मैं इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं खाटिक समाज के, और जहां भी मैं जाता हूँ आप सब लोग आते हैं, मुझे प्यार मोहब्बत देते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप खाटिक समाज में पैदा हुए हैं, कि खाटिक समाज आपके लिए कैरियर गाइडेंस का ऑर्गेनाइज करता है। मुसलमानों में कम से कम 150-200 जातियां हैं, 36 जातियां तो शेड्यूल कास्ट में है, 25-26 जातियां शेड्यूल ट्राइब में है, और मंडल कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 100 जातियां ओबीसी में हैं। लेकिन कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम मैंने किसी और जाति में नहीं देखा। तो आप इन सारी चीजों का आप फायदा उठाइए और बिल्कुल आपके दिल में उस चीज को अचीव कीजिए। मैं भी दुआ करता हूँ कि आप अपने अरमान को और आपने अपने जो टारगेट सेट करके रखा है, खुदा ताला आपको कामयाब करेगा। बहुत बहुत